आज हम ईएनटी में सेप्टोप्लास्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेप्टोप्लास्टी होता क्या है? ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है सेप्टल सर्जरी के लिए, और जितना पॉसिबल हो सके ना उतना सेप्टल फ्रेमवर्क को हम इसमें रिटेन करते हैं, मतलब बचाए रखते हैं। और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल या पेरीऑस्टियल फ्लैप को एक साइड से हम रेज करते हैं, सिर्फ एक ही साइड से रेज करते हैं, इसको दोनों साइड से रेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किया जाता है नेजल सेप्टम को प्रिजर्व करने के लिए, और एसएमआर को ये अब पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है ऑलमोस्ट ना। इसके इंडिकेशंस देखते हैं कब कब हमें सेप्टोप्लास्टी करनी चाहिए। पहला इंडिकेशन है कि डेविएटेड सेप्टम अगर है, जिससे कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एक या दोनों साइड में, तो हमें सेप्टोप्लास्टी के लिए जाना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन क्या है? सेप्टोराइनोप्लास्टी के पार्ट के तौर पे कॉस्मेटिक रीजंस से। सेप्टोराइनोप्लास्टी क्या होता है? मीन्स राइनोप्लास्टी प्लस सेप्टोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्यों करते हैं? ऑपरेशन टू इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ नोज़ के अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए राइनोप्लास्टी करते हैं। और सेप्टोप्लास्टी क्यों? इम्प्रूव हाउ यू ब्रीथ थ्रू योर नोज़, तो ब्रीथिंग इम्प्रूव करने के लिए सेप्टोप्लास्टी प्लस राइनोप्लास्टी। तो ये सेप्टोराइनोप्लास्टी के पार्ट के तौर पे सेप्टोप्लास्टी की जाती है कॉस्मेटिक रीजंस के लिए। राइनोप्लास्टी कॉस्मेटिक रीजंस के लिए हो गया, क्योंकि अगर हम किसी का अपीयरेंस को ठीक कर रहे हैं तो नोज़ में थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर हमें ब्रीथिंग भी इम्प्रूव करनी होगी ताकि उसमें कोई चेंजेस ना आए। इसलिए सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी साथ में किया जाता है अगर हम कॉस्मेटिक रीजन से कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इंडिकेशन है इसका सेप्टोप्लास्टी का, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस यूजुअली फ्रॉम द स्पर। अगर बार बार ब्लीडिंग हो रही है स्पर से, तो उस कंडीशन में हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं। फोर्थ इंडिकेशन है साइनसाइटिस ड्यू टू सेप्टल डेविएशन। अगर सेप्टम डेविएट हो गया है और उसकी वजह से साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें सेप्टोप्लास्टी करनी होगी। फिफ्थ इंडिकेशन है सेप्टल डेविएशन मेकिंग कॉन्टैक्ट विथ लैटरल नेजल वॉल एंड कॉजिंग हेडेक्स। सेप्टल डेविएट हो गया है और वो लैटरल नेजल वॉल से कांटेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, तो हमें सेप्टोप्लास्टी करनी है। फिर सिक्स्थ इंडिकेशन क्या है? अगर हम मिडिल मीएटस में पहुंचना चाहते हैं या फ्रंटल रिसेस में पहुंचना चाहते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में, जब डेविएटेड सेप्टम ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया व्यू को, तब हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो उस कंडीशन में आपको सेप्टोप्लास्टी करना होगा और उन एरियाज़ में एक्सेस बनाने के लिए। नाउ सेवेंथ इंडिकेशन क्या है? एंडोस्कोपिक डेक्रियोराइनोसिस्टोटोमी में ऑपरेशन जो करते हैं उसमें एक्सेस बनाने के लिए हमें सेप्टोप्लास्टी करनी होती है। डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी क्या होता है? ये एक सर्जरी होती है टू क्रिएट न्यू पाथ फॉर टीयर्स टू ड्रेन बिटवीन आइज एंड नोज़। तो आइज एंड नोज़ के बीच में जो टीयर ड्रेनेज का पाथ है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको हम रिन्यू करते हैं, एक न्यू पाथ बना के, उसी को बोलते हैं डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी। तो अगर हम डेक्रियोराइनोसिस्टोमी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें असेस करने के लिए हमें सेप्टोप्लास्टी करनी होती है। एट्थ इंडिकेशन है इसका पिट्यूटरी फोसा के अप्रोच के लिए। अगर हम ट्रांससेप्टल ट्रांसस्फेनॉइडल अप्रोच अपना रहे हैं ऑपरेशन में, देन हमें ये करना होता है। ट्रांससेप्टल ट्रांसस्फेनॉइडल अप्रोच मीन्स क्या? सर्जरी जो परफॉर्म होती है थ्रू नोज एंड स्फेनॉइड साइनस टू रिमूव पिट्यूटरी ट्यूमर्स। मतलब नोज और स्फेनॉइड साइनस के थ्रू हम जाते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए, तो दैट अप्रोच इज कॉल्ड ट्रांससेप्टल ट्रांसस्फेनॉइडल अप्रोच। तो पिट्यूटरी फोसा में उस तरीके से अप्रोच करने के लिए हमको सेप्टोप्लास्टी करनी होती है। नाइन्थ इंडिकेशन है इसका सेप्टल डेविएशन कॉजिंग स्लीप एपनिया और हाइपोपनिया सिंड्रोम। तो अगर सेप्टल डेविएशन की वजह से स्लीप एपनिया हो रहा है, सोते समय सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, या फिर कम सांस आ रही है, तो फिर उस केस में हमको सेप्टोप्लास्टी करनी है। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, किस किस केस में हमको नहीं करना चाहिए? एक्यूट नेजल या साइनस इन्फेक्शन अगर है तो हमको नहीं करना चाहिए, साइनस में इन्फेक्शन हो गया या नोज में इन्फेक्शन हो गया। अनट्रीटेड डायबिटीज़ अगर है, डायबिटीज़ ट्रीट नहीं हुई है, हाइपरटेंशन है तो भी नहीं करना है। और ब्लीडिंग डायथिसिस है, डायथिसिस मतलब टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन, मेडिकल कंडीशन और वॉट एवर,
तो जो भी बार बार अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी है किसी पर्सन को तो हमें सेप्टोप्लास्टी नहीं करनी है उसमें। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अब एनेस्थीसिया कैसे देते हैं इसमें, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उस पर्टिकुलर साइट में एनेस्थीसिया दिया जाता है, या फिर जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। पोजीशन कैसी रहती है पेशेंट की, एसएमआर ऑपरेशन में जैसी रहती है ना सेम वैसी ही रहती है, मतलब कि रिक्लाइनिंग पोजीशन रहती है और टेबल का हेड एंड रेज्ड रहता है। रिक्लाइनिंग मतलब क्या कि लाई बैक इन रिलैक्स्ड पोजीशन विथ बैक सपोर्टेड, रिलैक्स पोजीशन में पेशेंट रहता है और बैक उसका सपोर्टेड रहता है। अब टेक्निक क्या है सेप्टोप्लास्टी की, हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं सेप्टम को, मतलब परमिएट करते हैं उसमें लिक्विड विथ 1% लिग्नोकेन एंड एड्रेलिन 1:1 लाख रेशियो में, मतलब लिग्नोकेन 1 पार्ट रहेगा एंड एड्रेलिन रहेगा वो 1 लाख पार्ट में रहेगा एज कम्पेयर टू लिग्नोकेन। एड्रेलिन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। ना डेविएटेड सेप्टम के केस में एक स्लाइटली कर्वी लीनियर इंसिजन हमको बनाना होता है जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर अबव रहता है सेप्टल कार्टिलेज के कॉर्डल एंड में। कॉर्डल एंड मतलब नीचे वाले एंड से 2 से 3 मिलीमीटर अबव रहता है, कॉन्केव साइड में रहता है, वो कॉन्केव साइड में बनाना होता है हमको, और उसी इंसिजन को बोलते हैं किलियंस इंसिजन। और अगर कॉर्डल डिसलोकेशन हो गया है, नीचे साइड में अगर डिसलोकेट हो गया है सेप्टम, तो ट्रांसफिक्शन या हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन देते हैं, उसको फ्रीयस इंसिजन बोलते हैं हेमी ट्रांसफिक्शन को, वो बनाया जाता है। और वो सेप्टोकॉल्यूबुलर इंसिजन होता है, मतलब कि सेप्टल कार्टिलेज के कॉर्डल एंड के और कॉल्यूमेला के बीच में रहता है। सेप्टल कार्टिलेज जो है ना सेप्टम, उसका कॉर्डल एंड हुआ और कॉल्यूमेला के बीच में। कॉल्यूमेला मतलब क्या होता है, जो टिश्यू लिंक करता है ना नेज़ल टिप को नेज़ल बेस से और सेपरेट करता है नेयर्स को, उसको बोलते हैं कॉल्यूमेला। तो सेप्टोकॉल्यूमेलर इंसिजन बनाया जाता है। ये किलियंस इंसिजन हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा किलियन इंसिजन है ऊपर वाला, और ये जो है नीचे वाला हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन है। और ट्रांसफिक्शन इंसिजन ऐसा होता है थ्रू एंड थ्रू होता है ये। तो ये दूसरा प्रोसीजर हो गया, मतलब दूसरा स्टेप हो गया इसका प्रोसीजर का, दैट इज़ मेकिंग द इंसिजन। पहले में हमने इन्फिल्ट्रेट किया था, फिर थर्ड में क्या करेंगे, रेस करेंगे म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल या म्यूकोपेरीऑस्टियल फ्लैप को एक साइड पे बस। फिर फोर्थ स्टेप में हम सेपरेट करेंगे सेप्टल कार्टिलेज को वोमर और इथमॉइड प्लेट से, और म्यूकोपेरीऑस्टियल फ्लैप को अपोजिट साइड ऑफ सेप्टम में रेस कर देंगे। अब फिर हम रिमूव करेंगे मैक्सिलरी क्रेस्ट को, जिससे कि सेप्टल कार्टिलेज रीअलाइन हो जाए। फिर क्या करेंगे, सिक्स्थ स्टेप में करेक्ट करेंगे बोनी सेप्टम को, डिफॉर्म पार्ट्स को हटा कर डिफॉर्म सेप्टल कार्टिलेज अलग अलग मेथड से करेक्ट किया जाता है, जैसे कि कॉनकेव साइड में स्कोरिंग करते हैं, क्रॉस हैचिंग या मॉर्सलाइजिंग करते हैं, शेविंग करते हैं, उसको हटा ही देते हैं, देन वेज इंसिजन करते हैं। ये ऐसे अलग अलग वो है। और फिर सेवेंथ स्टेप में क्या करेंगे, ट्रांससेप्टल सूचर्स लगाते हैं हम, जिससे कि म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप्स जो है वो कोएप्ट हो जाए। कोएप्ट मीन्स फास्टन टुगेदर, मतलब एक साथ वो आ जाए, उसके लिए हम ट्रांससेप्टल सूचर लगा देते हैं। अक्रॉस द सेप्टम हम सूचर लगा देते हैं। उसके बाद एट्थ स्टेप में हम फाइनली नेज़ल पैक लगा देते हैं। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, ऑपरेशन करने के बाद उसका क्या ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट को। सेप्टल सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है और पेशेंट फिर घर जा सकता है जब वो फुली रिकवर हो जाए तो सिडेशन से, और कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव घबराहट नहीं होती, ब्लीडिंग ऐसी कुछ नहीं होती है। और पेशेंट को अगर लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, मतलब सोते समय अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको ओवरनाइट एक बार ऑब्ज़र्व करना पड़ता है रात को, उसके बाद फिर हम भेजते हैं। और पेशेंट को ये बोलना है कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज अवॉइड करे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है अगर वो ऐसा करता है तो। तीसरी चीज़ ये है कि पैक अगर रखा है अपने नेज़ल पैक, तो नेक्स्ट डे उसको रिमूव करना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो नोज़ को ब्लो ना करे और ज़्यादा ज़ोर से छीके ना। सिक्रेशंस वापस गले में ले सकता है वो स्नॉटिंग करके, और बजाय कि ब्लोइंग करे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा।
नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या बोलेंगे हम उसको, सैलाइन स्प्रे या स्टीम इनहेलेशन को एनकरेज करना है पैक रिमूवल के बाद। और देन और क्या बोलना है कि जाइलो या ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। अगर नोज़ स्टफ़ी हो जाती है ना तो ऑक्सीमेटाजोलिन या जाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स देना है हमको। देन नेजल स्प्लिंट्स अगर यूज़ किए गए तो 4 to 8 डे में उसको रिमूव कर देते हैं और जेंटल सक्शन करते हैं नोज़ का। और क्या करते हैं कि पेशेंट को ट्रॉमा अवॉइड करना है नोज़ में, वाइप करना है नोज़ को जेंटली, और किसी भी केस में उसको पुश नहीं करना है नोज़ को, एक साइड से दूसरे साइड में पुश नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, सूचर लगा हुआ है ना क्योंकि वहाँ पे। नाउ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, ये सेम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जो कि एसएमआर में आते हैं। तो क्या क्या होता है वो, ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्टल हेमाटोमा हो सकता है, और एब्सेस हो सकता है, मतलब पूरा पस जमा हो सकता है वहाँ पे। सेप्टल परफोरेशन हो सकता है, सेप्टम पूरा परफोरेट ही हो जाए, ये भी हो सकता है। सुप्रा टिप का डिप्रेशन हो सकता है। सुप्रा टिप मतलब क्या होता है, नेज़ल रीजन होता है जहाँ पे इन्फेक्टिव रीजन जो होता है ना नेज़ल डॉर्सम का, वो मीट करता है, इन्फीरियर रीजन ऑफ नेज़ल डॉर्सम मीट करता है टिप ऑफ नोज़ में, टिप ऑफ नोज़ से मीट करता है नेज़ल डॉर्सम का इन्फीरियर रीजन, उस रीजन को हम बोलते हैं सुप्रा टिप ऑफ नोज़। तो सुप्रा टिप में क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, वो ऐसे डिप्रेस होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी हो सकती है, मतलब नोज़ की सैडलिंग हो सकती है। देन सिक्स्थ कॉलमनर रिट्रैक्शन हो सकता है। कॉलमिलर रिट्रैक्शन मतलब वही जो नीचे वाला पार्ट था नोज़ का, जो नेज़ल टिप को नेज़ल बेस से कनेक्ट करा था, उसका रिट्रैक्शन हो सकता है। देन सेवन्थ परसिस्टेंस हो सकता है सेप्टल डेविएशन का, सेप्टल डेविएशन हो सकता है अभी भी ठीक ना हुआ हो, और एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड डायनोरिया हो सकता है, वो रेयरली होता है अगर परपेंडिकुलर प्लेट जो है एथमॉइड की वो एवल्स की जाए, मतलब वो खिंच गई हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नोज़ में आ जाता है, जिसकी वजह से वाटरी रनिंग नोज़ हो जाती है, नोज़ और साइनसेस में सीएसएफ लीक होता है अगर तो ये हो सकता है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मतलब क्या, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण, स्पेशली स्टैफ ऑरियस या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और सेप्टोप्लास्टी में इंसिजन्स कौन कौन से देते हैं हम, एक तो क्लियरेंस इंसिजन्स देते हैं जो कि नेज़ल म्यूकोसा में देते हैं, और वो सेप्टम के कॉर्डल एंड के सेफेलिक होता है, मतलब ऊपर वाले तरफ होता है, कॉर्डल एंड के ऊपर देना हमको। और ट्रांसफिक्शन कौन सा इंसिजन होता है, थ्रू एंड थ्री इंसिजन होता है, मतलब आर पार कर देते हैं पूरा, पर क्लोज होता है ये कॉर्डल टू कॉर्डल एंड ऑफ द सेप्टम, कॉर्डल एंड के नीचे वाला साइड में हमको देना है। हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन कौन सा होता है, ट्रांसफिक्शन इंसिजन जैसा ही होता है पर एक साइड में बस देते हैं हमको, थ्रू एंड थ्रू नहीं होता है। और फोर्थ इंसिजन हॉरिजॉन्टल ऑन द स्पर देते हैं एंडोस्कोपिक स्परेक्टोमी के लिए, स्पर हटाना होता है एंडोस्कोप करते हुए तब। तो ये क्लियरेंस इंसिजन यहाँ ऊपर दे रहे हैं हम, हेमी ट्रांसफिक्शन थोड़ा नीचे में है क्योंकि कॉर्डल एंड की तरफ है, तो ये सेप्टल इंसिजन्स है, क्लियर इंसिजन, हैप्पी ट्रांसमिशन इंसिजन्स। ये सेप्टल कार्टिलेज के स्कोरिंग वाला मेथड है, स्कोर करके करते हैं हम कॉनकेव साइड में, देन रिमूव करते हैं इंटरलॉक कार्टिलेज स्ट्रेचेस को, या फिर शेविंग करके, शेविंग करने वाला ये बी वाला मेथड है, शेविंग वाला मेथड। एंड थर्ड ये वाला डिसलोकेटेड सेप्टल कार्टिलेज कैन बी replaced in the maxillary groove or anterior nasal spine by excision of the cartilage along floor of nose and fixing it with a suture, suture से फिक्स किया इसने सी वाले में। अब कुछ डिफरेंसेस है एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में, वो क्या क्या होता है। एसएमआर एक्सटेंसिव डिसेक्शन होता है सेप्टम का, जो कि सारे डिफॉर्म्ड बोनी और कार्टिलेजनस पार्ट्स को निकाल देता है, सिर्फ कॉर्डल और डॉर्सल स्ट्रट ऑफ कार्टिलेज बचा होता है, फ्रेमवर्क बस बचा होता है। जबकि सेप्टोप्लास्टी क्या होता है, लिमिटेड सिलेक्टिव डिसेक्शन होता है जिसमें सिर्फ मिनिमल कार्टिलेज, कम से कम कार्टिलेज हमको निकालना होता है, बोन को भी, और एक गुड एयरवे प्रोवाइड करना होता है। ज़्यादातर कार्टिलेज और बोन जो है वो प्रिजर्व कर दी जाती है, और इवन डिफॉर्म पार्ट्स भी करेक्ट कर दिया जाता है,
और री इम्प्लांट कर दिया जाता है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और पेरियोस्टियल फ्लैप्स के बीच। जो करेक्ट कर सकते हैं हम उसको करेक्ट करके फिर से री इम्प्लांट कर देते हैं। और SMR 17 ईयर्स के पहले नहीं किया जाता है, जबकि सेप्टोप्लास्टी चिल्ड्रन में भी किया जा सकता है बिना नेज़ल ग्रोथ को अफेक्ट किए। SMR में क्या होता है कि म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और पेरियोस्टल फ्लैप्स रेज किए जाते हैं सेप्टम के दोनों साइड से, जबकि सेप्टोप्लास्टी में फ्लैप्स रेज किया जाता है सिर्फ एक साइड पे और लिमिटेड एलिवेशन होता है अपोजिट साइड पे, पूरा नहीं करता है। देन SMR में बोनी और कार्टिलेजनस पार्ट्स को एक्सरसाइज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जबकि सेप्टोप्लास्टी में डिफॉर्म्ड कार्टिलेज करेक्ट किया जाता है, कैसे स्कोरिंग से, क्रॉस सेक्शन से, वेज एक्सेशन से और रीअलाइन करके ग्रूव में नेजल क्रेस्ट के। और कभी कभी स्ट्रेट पीसेस जॉइन किए जाते हैं नोज़ के बाहर और रिप्लेस किए जाते हैं फ्लैप्स के बीच में, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं उसको। और स्पर के केस में सिर्फ स्परेक्टोमी की जाती है। अब इसमें SMR में क्या करते हैं कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे कि सुप्राटिप डिप्रेशन हो सकता है, कॉल्यूमुलर रिसेशन हो सकता है, या फिर सेप्टम की फ्लैपिंग हो सकती है, जबकि सेप्टोप्लास्टी में कॉम्प्लिकेशंस के कम चांसेस रहते हैं। SMR में फिर से ऑपरेशन करना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि सेप्टोप्लास्टी में आसान होता है क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, लिमिटेड किया है। तो ये सारी चीज़ें थी सेप्टोप्लास्टी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।